हमास के हाँ और डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत को लेकर इजरायली मीडिया में रोना धोना शुरू। किसी ने कहा नोबेल प्राइज के बदले ट्रंप इजरायल को बेच दिया, तो किसी ने कहा पागलपन फैसला। बताएंगे इजरायली मीडिया में क्यों इसे हमास की जीत बताया जा रहा है और नेतन्याहू ना कुछ बोल पा रहा है। और अगली खबर में आपको बताएंगे रूस का यूक्रेन के पैसेंजर ट्रेनों में भीषण हमला, सर्दी से पहले पुतिन का खतरनाक प्लान। और इसी के साथ आपको बताएंगे इजरायल की हिरासत से जीत कर लौटे गाजा फ्लोटिला के कार्यकर्ता। 137 हीरो इस्तांबुल पहुंचे, तुर्की ने किया जमकर स्वागत। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, इजरायली मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है क्योंकि शनिवार को हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्ध रोकने की योजना पर सशर्त मंजूरी दे दी और ट्रंप ने तुरंत उसका स्वागत भी कर लिया। इस खबर के बाद इजरायल में सियासी और मीडिया दोनों हलकों में ज़बरदस्त हलचल मच गई। इजरायली अखबारों और रिपोर्टरों ने माना कि ये हमास की मंजूरी नहीं बल्कि नए सिरे से बातचीत शुरू करने का रास्ता खोलना है। अल जज़ीरा अरबी के मुताबिक इजरायल के सबसे मशहूर पत्रकारों में से एक बराक रवीद ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप की प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब नेतन्याहू और उनके सलाहकार ट्रंप के बयान का जवाब तैयार करने में जुटे हैं। कान चैनल ने कहा कि ट्रंप अब इजरायल की छवि बिगाड़ रहे हैं क्योंकि अब इजरायल खुलकर नहीं कह पा रहा कि हमें हमास का जवाब मंजूर नहीं, क्योंकि ट्रंप पहले ही हमास के रिप्लाई का स्वागत कर चुका है। वाल्ला न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अमीर बहबूत ने कहा कि हमास अब मनोवैज्ञानिक युद्ध खेल रहा है ताकि दबाव इजरायल और अमेरिका पर आ जाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा था जवाब सिर्फ हाँ या ना होगा, अब देखना है क्या वो अपने शब्दों पर टिकते हैं। एक अन्य रिपोर्टर ने तंज कसते हुए कहा ट्रंप ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे हमास ने पूरी योजना मान ली हो, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात यह है कि इजरायल में ट्रंप को लेकर इतनी नाराज़गी है कि इस तरह की तस्वीर एडिट करके डाल रहे हैं जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। वहीं इजरायली विश्लेषक और पत्रकार नोआम अमीर ने कहा कि हमास ने अब गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है, ये सिर्फ वक्त खरीदने और सबको उलझाने की चाल है। और सवाल उठाया कि क्या ट्रंप हमास के इस जाल में फंसकर दोबारा बातचीत में उतरेंगे। चैनल 14 के रिपोर्टर ने साफ कहा कि ट्रंप हमास के बयान के फंदे में फंस गए हैं। उन्होंने खुलकर इजरायल से हमले रोकने की बात कह दी, जिससे ऐसा लगा जैसे अमेरिका पहली बार हमास की बात मान रहा है। इजरायली आर्मी रेडियो ने इस पूरी घटना को पागलपन बताया। उन्होंने कहा ट्रंप ने फैसला किया कि इजरायल तुरंत गाजा पर बमबारी रोक दे और दावा किया कि हमास अब शांति चाहता है। चैनल 12 की रिपोर्टर ने कहा कि यही वो चीज़ थी जिससे इजरायली सुरक्षा एजेंसियां महीनों से डर रही थी, यानी फायरबंदी की मजबूरी। एक सरकारी सूत्र के हवाले से चैनल ने बताया कि नेतन्याहू ट्रंप की घोषणा से हैरान रह गए क्योंकि वो तो हमास के जवाब को ना समझ रहे थे। चैनल 13 के रिपोर्टर ने कहा कि पूरा फायदा हमास का हुआ है। हादशोत बेजमान न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने लिखा कि अब हालात पलट गए हैं। ट्रंप के बयान से वो टेबल ही उलट गई जो नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले वाशिंगटन में पलटने की बात की थी। जबकि वाईनेट वेबसाइट ने लिखा कि ट्रंप ने इजरायल को नोबेल प्राइज के बदले बेच दिया। यानी आप समझ सकते हैं इजरायली मीडिया में बौखलाहट कैसी है। वहीं चैनल 12 के रिपोर्टर अलमोग बोकर ने बताया कि ट्रंप की योजना और हमास के जवाब में बड़ा फर्क है। ट्रंप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में शांति हो, जबकि हमास तकनीकी सरकार की बात कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि 72 घंटे में सभी बंदियों की रिहाई हो, जबकि हमास का कहना है कि ये तभी होगा जब इजरायल ज़मीन खाली करेगा। ट्रंप चाहते हैं कि हमास हथियार डाले, लेकिन हमास ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कान चैनल के रिपोर्टर सुलेमान मसूदा ने कहा हमास ने ट्रंप की योजना को मंजूरी नहीं दी बल्कि उसके कई हिस्सों पर बातचीत की मांग की है। उनका कहना था हमास अब भी हथियार छोड़ने या सशस्त्र संघर्ष खत्म करने को तैयार नहीं, और ट्रंप ने इजरायल को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। अंत में चैनल 12 के रिपोर्टर यारोन अफ्राहम ने एक बड़े राजनीतिक सूत्र का हवाला दिया जिससे ज़्यादातर लोग नेतन्याहू से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरब देशों और ट्रंप के दबाव में हमास ने ये रजामंदी दी। उनका ये भी दावा है कि ये सब पहले से तय था। नेतन्याहू पूरी रणनीति जानते थे। कुल मिलाकर इजरायल में आज मीडिया और राजनीति दोनों में हड़कंप मचा है क्योंकि एक तरफ ट्रंप खुद को शांति का नायक दिखाना चाहते हैं
और दूसरी तरफ इजराइल को डर है कि वो अब अपने ही जाल में फंस गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करते हुए 2 पैसेंजर ट्रेनों को निशाना बनाया है, जिसके बाद उनमें आग लग गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि शनिवार को एक यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी ड्रोन हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए। मॉस्को ने अपने व्यापक आक्रमण के बाद से चौथी सर्दियों से पहले यूक्रेन के रेल और बिजली ग्रिड पर हमले तेज कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने कीव के उत्तर पूर्व में स्थित शुत्सका शहर पर हुए हमले के बारे में बताया कि कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। ये शहर रूसी सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। उन्होंने उसी समय एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, सभी आपातकालीन सेवाएं पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और लोगों की मदद शुरू कर दी है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और पुनर्निर्माण मंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने कहा कि रूस ने एक के बाद एक 2 यात्री ट्रेनों पर हमला किया। पहले एक स्थानीय ट्रेन को और फिर कीव जाने वाली एक ट्रेन को निशाना बनाया। कुलेबा ने शनिवार को टेलीग्राम पर लिखा, चिकित्सा दल घायलों को पहले ही अस्पतालों में पहुंचा चुके हैं और बाकी लोग बचाव कर्मियों की निगरानी में सुरक्षित जगहों पर है। ज़ेलेंस्की और स्थानीय गवर्नर ओलेह दोनों ने घटनास्थल से तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें एक यात्री डब्बे में आग लगी दिखाई दे रही है। मॉस्को ने हाल ही में यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, और पिछले 2 महीनों में लगभग हर दिन इस पर हमले हो रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को हुए पूर्ण आक्रमण के बाद से पिछले वर्षों की तरह क्रेमलिन ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर भी हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कीव नागरिकों को गर्मी, रोशनी और पानी से वंचित करके आने वाली सर्दियों को हथियार बनाने का प्रयास कहता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला कर हिरासत में लिए गए ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं को लेकर आ रहा विमान शनिवार दोपहर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरा। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ये विमान इजराइल के इलात शहर के रमोन एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:50 में इस्तांबुल पहुंचा। इस मानवीय काफिले के कुल 137 कार्यकर्ता इस फ्लाइट से इस्तांबुल पहुंचे, जिनमें 36 तुर्की और 23 मलेशियाई नागरिक शामिल थे। एयरपोर्ट पर उन्हें सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुष्टि करते हुए कहा, हम अपने सभी नागरिकों के जल्दी वतन लौटने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन बहादुर लोगों ने इंसानियत की आवाज़ बनकर जुल्म के खिलाफ हिम्मत और हौसले से खड़े होने का काम किया है। न्याय और मानवीय मूल्यों की लड़ाई में उन्होंने दुनिया के मजलूमों की आवाज़ उठाई है। तुर्की और मलेशिया के अलावा इस विमान में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, मोरक्को, इटली, कुवैत, लीबिया, मोरिटानिया, स्विट्ज़रलैंड, ट्यूनीशिया और जॉर्डन के नागरिक भी मौजूद थे। इन कार्यकर्ताओं को गाज़ा तक मानवीय सहायता पहुंचाने और इजराइल की नाकेबंदी को चुनौती देने के मिशन के दौरान इजरायली नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में घेर कर पकड़ लिया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।